बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। कल 6 सितंबर को इमरान खान साहब कराची में जलसा कर रहे हैं। जुमेरात को कराची में इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के अशफाक मंगी साहब जो कि उस वक्त MQM में थे, अब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में हैं, वो इलेक्शन हो रहा है उनका जुमेरात को। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो हालिया पेशरफ्त हुई है 22 अगस्त के बाद, यानी कि MQM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये पहला इलेक्शन है। और इसके अलावा जलसा हुआ जनाब इस वीकेंड पे, आपने ट्रांसमिशन भी देखी और उसमें ताहिरुल कादरी साहब, हाईलाइट्स ताहिरुल कादरी साहब ने तो सीधा सीधा कह दिया रॉ के एजेंट हैं भाई। और उनका कुलभूषण यादव की तो टेलीफोन कॉल ये शुगर मिल से पकड़ी गई थी शहबाज शरीफ साहब की। और इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हम रायवेंड जाएंगे। तो इन तमाम दर इशूज़ में बात करेंगे यके बाद दीगरे। अभी आगाज़ करते हैं कराची की सियासी सूरत हाल। आज कराची में बैनर्स लगे हैं, नामालूम अफराद ने बैनर लगा दिए। वो क्या मामला है, पाक सरजमीन पार्टी से सारी सूरत हाल पे क्या सोच रही है, इससे आगाज़ करते हैं। हमारे साथ पाक सरजमीन पार्टी के जनाब वसीम आफ्ताब साहब, जिन्होंने ऑब्वियसली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में एक बड़ा वक्त गुजारा, और हमारे साथ सीनियर तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। वसीम आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सर खैरियत से आप? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। अच्छा वसीम आफ्ताब साहब, मुझे बताएं कि सबसे पहले तो फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने कहा, यानी कि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ आया कि ये तो मैच फिक्स है। फिर जब अल्ताफ़ साहब ने उसकी तायीद भी कर दी, फिर तो आपने कहा कि हम तो कहते थे ना कि मैच फिक्स है, वरना अल्ताफ़ हुसैन मानते कभी। देखो अल्ताफ़ हुसैन भी कह रहे हैं कि फारूक सत्तार जो कह रहे हैं ठीक है, इसका मतलब तो साबित हुआ कि मैच फिक्स है। फिर एक दिन राब्ता कमेटी ने कहा कि नहीं, ये राब्ता कमेटी ये MQM पाकिस्तान जो कर रही है बिल्कुल गलत है, यानी अल्ताफ़ साहब के बयान का मुतज़ाद बयान, तो भी आपने कहा कि मैच फिक्स है। फिर हमने ये भी सुना कि लोग ये कह रहे थे कि अगर वाकई फारूक सत्तार और अल्ताफ़ हुसैन का मैच फिक्स नहीं तो आइन से नाम निकाल देना, वो निकाल दिया। फिर भी आपने कहा कि मैच फिक्स है। आज बैनर लग गए हैं कराची में फारूक सत्तार के खिलाफ, अब भी आपको लगता है मैच फिक्स है? बहुत शुक्रिया वसीम भाई, मेरे प्यारे भाई। मैं इस रेफरेंस में आपको एक बात बताऊं कि अगर 1992 के अखबारात, उस वक्त तो मीडिया नहीं था, वरना मैं आपसे कहता 1992 का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको निकाल के देखें, 1992 के अखबारात उठा के देखें, वो सारी बातें डॉट कोमा फिल इन द ब्लैंक्स जो भी जिस तरह से आता ना, सेम इसी तरह रिपीट हो रही है, बिल्कुल वही। उसमें ये नहीं कि कहीं सेमीकोलन आगे पीछे हो गया, कहीं ब्रैकेट आगे, बिल्कुल एज इट इज। उसमें आखिर में क्या हुआ, अजीम तारिक मार दिए गए, चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वाहिद और पहले चेयरमैन मार दिए गए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैच फिक्स नहीं था ना, मैच फिक्स होता तो मार तो ना देते ना सर। ऐसा मैंने कहा ना कि ये थोड़ी सी MQM मुख्तलिफ जमातें, इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैच फिक्स है। अच्छा, ये इनके जहन में अगर ना भी हो ना, तो जिन साहब ने ये सारा बनाया है, उसमें आदमी को ऐसा लगता है कि मैं खुद से चल रहा हूँ, लेकिन वो चल नहीं रहा होता बल्कि उसको चलाया जा रहा होता। मैं आपको एक रेफरेंस कोट करता हूँ, करेगा। इसी तरह सब कुछ हुआ था। उस वक्त MQM का ये आइन भी नहीं था। 1992 में जब अजीम अहमद तारिक ने ये क़यादत संभाली थी, उस वक्त MQM के में उसके आइन में ये शिक नहीं थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास फला फला इख्तियारात होंगे, और बिल्कुल ये सब कुछ होता है। इवन के जब अजीम अहमद तारिक किसी केस के सिलसिले में सिटी कोर्ट गए थे, तो वहाँ पर MQM के लोगों ने उनके साथ बदतमीज़ी की थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सब कुछ ऐसा हुआ था। और मुझे या हम सबको जो सबसे ज़्यादा ख्याल है या परेशानी है, वो फारूक सत्तार की ज़िंदगी की है। तो मुझे ये बताया ना, अगर फारूक सत्तार और अल्ताफ़ हुसैन मिले हुए हैं, अगर फारूक सत्तार और अल्ताफ़ हुसैन ने प्लान बनाया है कि हम ये स्ट्रेटजी अपना लेते हैं ताकि अल्ताफ़ भाई आप भी बच जाए और MQM भी बच जाए, तो फिर वही अल्ताफ़ भाई क्यों मरवा देंगे फारूक सत्तार को? मैंने कहा ना कि 1992 में भी सब कुछ ऐसा ही हुआ है। यानी 1992 में भी अजीम तारिक जो कुछ कह रहे थे वो अल्ताफ़ हुसैन से मनसूबाबंदी के बाद कह रहे थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें और इजाफा करूँ। देखिए, ये खेल एक ऐसा है जिसमें प्लेयर ये समझ रहा होता है कि वो बड़ा समझदार है और सब कुछ जो भी कुछ वो कर रहा है वो उसकी हिकमत अमली का हिस्सा है। लेकिन भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब कई हज़ार मील दूर बैठकर इस पार्टी को जिस बुनियादों पे चला रहे हैं ना, उसकी खूबसूरती यही है कि आदमी इस दुनिया से चला जाता है, उसको आखिर ये गुमान रहता है कि मैं बड़ा करीब हूँ, मैं बड़ा क्लोज हूँ। और अजीम अहमद तारिक बहरहाल उस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी आखिर तक इसी गुमान में थे कि शायद MQM को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन पाक कॉलोनी में उस वक़्त 9 अफराद को मार दिया गया था, सारी MQM लपेट दी थी एक दिन के अंदर। तो ये जो भी कुछ सूरत हाल है, ये MQM के लिए लम्हा फिक्रिया है। और चूंकि MQM का जो धड़ा इस वक्त जो 20-25 धड़े शायद आपके मुताबिक या आपकी इतलात के मुताबिक होने वाले हों, उसकी फिक्र उनको करनी चाहिए। हम नहीं है MQM में भाई,
जमीन पार्टी एमकेएम का धड़ा नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल नहीं पूछा कि एमकेएम के कितने धड़े हो सकते हैं या क्या। बिल्कुल सही। मैं जरा वसीम भाई प्लीज साथ रहे। नजीर लगारी साहब ने जाहिर है पाकिस्तान की सियासत को, सिंध को, कराची को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, बहुत अरसे से मॉनिटर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर पहले जरा इस पे तो कमेंट फरमा देना मुख्तसरन कि ये आपसे बेहतर कौन जानता है वो जो सारा एपिसोड था, हमने तो किताबों में और अखबारों में पढ़ा है, आपने देखा होगा। ये बिल्कुल वही हो रहा है, ये बिल्कुल वही वाला मामला है। एक तो ये है कि मार्क्स ने कहा है कि तारीख अपने आप को दोहराती है। हाँ। पहले तरबिया अंदाज में और बाद में पहले अलबिया अंदाज में और बाद में तरबिया अंदाज में। सही है। पहले ट्रेजिडी के तौर तो पहले वो ट्रेजिडी थी और अब कॉमेडी हो रही। लगारी साहब को मेरा ख्याल है दोबारा मिला लें, एक दफ़ा दोबारा मिला लें ताकि तब तक मैं ज़रा तब तक मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। ज़रा हम बताते हैं कि जुमेरात को जो इलेक्शन होने वाला है, अशफाक मंगी साहब ने अपनी नशिस्त छोड़ी थी। बल्कि क्या हम दिखा सकते हैं अशफाक मंगी साहब ने उस वक्त किन ख्यालात का इज़हार किया था जब ये नशिस्त छोड़ी थी? अगर हम दिखा सकते हैं तो बताइएगा मुझे। जी प्रोड्यूसर साहब बताइएगा मुझे। अच्छा ठीक है। तो फिर अशफाक मंगी साहब ने वो नशिस्त जो छोड़ी थी उस पर अब ये इलेक्शन होने जा रहा है जुमेरात को, और कल इमरान खान साहब भी आ रहे हैं। पहले अंदर आपको एक ओवर तो थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं कि इस नशिस्त के बारे में। देखिए 2002 का जो जनरल इलेक्शन था कराची में, 2002 का, उसमें इस नशिस्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई थी, एमकेएम को शिकस्त हुई थी। ये हम आपको राउंड ऑफ फिगर्स बताते हैं। अब्दुल्ला मुराद साहब जो कि फिर मार दिए गए, बाद में बहुत सारी बातें हुई कि लैंड माफिया का चक्कर था या क्या था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बड़े ट्रैजिक अंदाज में कराची में गुरु मंदिर में उनको मार दिया गया था। अब्दुल्ला मुराद बलोच 2002 में इलेक्शन जीते थे। उन्होंने लिए थे 22,000 वोट। एमकेएम के शहबाज हुसैन साहब दूसरे नंबर पर आए थे, उन्होंने लिए थे 17,000 वोट। अब्दुल्ला मुराद साहब को चूंकि मार दिया गया तो फिर यहाँ पर री इलेक्शन हुआ। री इलेक्शन में नतीजा उलट हो गया, एमकेएम ने दोबारा मैनेज कर लिया, एमकेएम दोबारा जीत गई। यूसुफ मुनीर साहब जीत गए एमकेएम के 41,000 वोट लेके, जबकि पीपल्स पार्टी के उमर जट साहब थे वो 25,000 वोट ले सके। तो ये एमकेएम दोबारा इस सीट पर कामयाब हो गए। 2008 में एमकेएम ने निसार पंवर साहब को टिकट दिया, जीत गई एमकेएम, 65,000 वोट लेकर जीत गई। और मोहम्मद रफीक साहब दूसरे नंबर पर थे पीपल्स पार्टी के, 46,000 वोट वो ले सके। और उसके बाद 2013 का जब इलेक्शन हुआ तो फिर अशफाक मंगी साहब एमकेएम से जीत गए, उन्होंने 60,000 वोट लिए। और अशरफ सूमरो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 वोट। हमने कहा जरा इसका आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दें और आपको दिखाते हैं अशफाक मंगी साहब ने जब ये पार्टी छोड़ी मुत्तहिदा कौमी यूनियन तो किन ख्यालात का उसने इजहार किया था। 127 मलिर, वहां से जो बड़ी तादाद में वोट उठाए थे, मैं सबसे पहले तो मेरे भाइयों अवाम से मैं माजरत खुआऊँ, अवाम से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर है उन लोगों ने वोट दिए, बहुत बड़ी तादाद में मुझे जो है वोट मिले, वहाँ से हम वो खिदमत नहीं कर सके। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और PS 127 मलिर, जहाँ से मैं MP हूँ, मैं एमपीएशिप से भी रिजाइन देने का ऐलान। लगारी साहब हैं हमारे साथ मौजूद, लेकिन मैं इनसे जरा लगारी साहब इस पे बात पूछता हूं। वैसे ये बता दें वसीम आफ्ताब साहब, आपका क्या ख्याल है, इस इलेक्शन का क्या नतीजा आने लगा है? मैं अपना ख्याल में 8 तारीख को पेश करूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तब तो ख्याल क्या, तब तो कमेंट करें, तब तो ये नतीजा आ जाएगा, फिर बताएंगे ना क्या नतीजा है। मैं तो आपसे ऐसे ही तज्जिया पूछ रहा हूं। मैं इस ख्याल से पहले मैं जो शहर की सूरत हाल है उसको ताने बाने आपके सामने ज़रूर बुनना चाहूँगा कि हमारे 3 मार्च के बाद इस शहर में 3 बाई इलेक्शन हुए हैं जो एमकेएम के रवायती हलकों में हुए हैं। वो NA 246 आपको याद होगा, पूरा शहर बाहर आ गया था, आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया था। उसके बाद वो रेशो जहाँ पर 1 लाख वोट पड़ा था वहाँ पे 6% वोट आ गया है। और वो एमकेएम जो पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया था। आपको ये भी याद होगा कि NA 246 में कितना हल्ला गुल्ला, कितनी चहलकदमी थी। इमरान खान साहब आए थे, 9-0 गए थे, इमरान इस्माइल अल्ताफ साहब का खिताब, इतना शोर शराबा था। बाकी 2 इलेक्शंस में कराची के लोगों को, एमकेएम के लोगों को अपने उम्मीदवार का नाम तक नहीं पता था, इतना वन साइडेड मुकाबला लग रहा था। ये मुझे लग रहा होगा कि मैं अब क्या कर, ये तज्जिया नहीं, ये फैक्ट है। आप कहें मैं गलत कह रहा हूँ। जितनी तारीफ मैं कर रहा हूँ उसकी वजह यह कि जिस कैफियत में आपने वो प्रोग्राम किया था, मुझे पता है वो सारी कैफियत, बट उसके 3 महीने बाद NA 245 में किया था, बता दो जरा। सगीर इफ्तिखार सर मोहब्बत की कैफियत में किया था ना एमकेएम की, उनके कायद की जो
आपके साथ मोहब्बत है। वैसे वसीम अफजल साहब चूंकि अब आपने मोहब्बत फरमा दी है ना, इसी के अभी एक आपने जो मुझ पे डायरेक्ट बात कर दी है, तो वैसे बता दूं चले भाई हजराए मजाक, अच्छा चले मुझे भी हजराए मजाक कहने देना। मैं आपको अच्छा तो सीरियस ले रहे हो यार, भाई हमारे। अच्छा मैं भी देखिए मुस्कुरा रहा हूं। नहीं हजराए मजाक मेरी भी एक बात सुनिए, मैं अपनी बात, हजराए मजाक मेरी प्लीज भी देखिए सर मेरी बात तो नहीं, पहले मैं हजराए मजाक एक बार फिर आप पूरी। मैं उस्ताद मोहतरम नज़ीर लगारी से हाथ जोड़ के कहूंगा कि 2 मिनट और होल्ड कर लें। एक हजराए मजाक बात मेरी भी देखें, पहली बात है कि मैं तो आपको हजराए मजाक भी इस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं, मैं तो हजराए मजाक भी नहीं कहूँगा। दूसरी बात, आपको तो वो दिन याद है और बहुत दफ़ा याद है कि जब MQM के हवाले से हमने कितने प्रोग्राम किए और MQM का किस किस सतह पे कौन कौन नाराज़ हुआ और हमारा चैनल बंद करवाया गया, और राब्ता कमेटी का इजलास उस वक्त जारी था जब मैं 9-0 आया था, और MQM का कौन कौन आदमी मुझसे कह रहा था, वो आज आपकी सफ़ों में मौजूद है। इस वक्त जेल में मौजूद है अनीस कायम खानी, जिन्होंने धमकियां आमेज रवैये में मुझसे बात की थी, और मैंने उनसे कहा था कि मैं जिस तरह प्रोग्राम करता हूं वैसे ही करूंगा। आप उस दिन बैठे हुए थे राब्ता कमेटी के इजलास में, मुस्तफा कमाल साहब आपके साथ बैठे थे। तो सर अल्लाह का शुक्र है, डरते सिर्फ अल्लाह की इजाज़त है, किसी की हिमायत मुखालफत में नहीं। हर आदमी को लगता है कि उनके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं, चूंकि हम यही सोचते समझते हैं कि शायद हम सही बात कर रहे होंगे। हजराए मजाक कह दिया, आप बताएं, बात करें। देखिए वसीम, ये बहुत अच्छी बात की आपने, ये बात कह के ना, हम भी यही चाहते हैं कि इस माशरे को फ्री किया जाए, और इंसान अगर कोई मेरे मुखालिफ बात कर रहा है तो मुझे उसको सुनना होगा हुस्न ज़न रखते हुए। इसी वजह सारी चीज़ें जिसको आपने जिस माजी का हवाला दिया है, उस माजी को अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उसको ठोकर मार के लात मार के निकले ना। आपने तो सिर्फ उस दिन जिन्होंने मुझे धमकी दी थी वो आपके साथ बैठे हैं आज। उन्होंने बड़ी खतरनाक धमकी दी थी, वो टीवी में नहीं बताऊंगा, वो नहीं बताऊंगा टीवी, लेकिन हम उस वक्त उनसे नहीं डर रहे थे, आज भी नहीं डरते हैं। आज जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी बैठा उससे भी नहीं डरते, आज जो MQM बैठा उससे भी नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं बस। अल्लाह को जान देनी है ना, और किससे लेनी है। मेरे प्यारे भाई, और आप थे उस दिन, इसलिए बता रहा हूँ, आप बैठे भाई राब्ता कमेटी के इजलास में, मुस्तफा भाई भी बैठे। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, आपको सिवाय अल्लाह के किसी से डरना भी नहीं चाहिए। और हमेशा मैं दुआ करूंगा कि आप जिस शान से जिंदा रह रहे हैं, इसी तरह जब तक रहें, इसी तरह बुलंदो बांग हक का परचम थामे रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक आपका कैरेक्टर है, आपका जो रोल है वो आपने बहुत अच्छा बनाया। एक हमारा कैरेक्टर है, हमने यजीद वक्त से जब हुकूमत चुपचाप रह रही हो, उसके आगे हाथ जोड़ रही हो, उसके सामने मेरे प्यारे भाई हुसैन का मरसिया पढ़ना आसान है, बट यजीद को ललकारना बड़ा मुश्किल होता है वसीम भाई। हमने अपने आप को, अपने ख़ानदान को स्टेज पे डालकर निकले हैं। इस शहर में सच बोलना कितना मुश्किल है, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको सलाम करूंगा कि आपने हर दौर में अच्छी बात की है। हम आज भी अच्छी बात इसलिए कर रहे हैं कि इस शहर में जो 3 बाई इलेक्शन हुए, उसी अच्छी बात के सिलसिले में लोगों ने पाकिस्तान के साथ अपना रिजॉल्व शो किया है। उन लोगों ने 6% पे लाकर MQM को बता दिया है कि वो MQM के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ हैं, वो हक के साथ हैं। ये बानियाने पाकिस्तान की औलादों का शहर है भाई। हम कैसे यकीन करें कि एक आदमी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए और फिर वो उसी तमतराक से, उसी जाओ जलाल से बोले कि मुझे वोट दो? नहीं देंगे वोट। और इंशाअल्लाह लजीज आप देखेंगे, आज देखें 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर हम इस शहर के अंदर निकले हैं, कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई गोली नहीं चल रही है, लोग खुद से आ रहे हैं। हम ये चाहेंगे MQM अपनी सियासत करे, PTI, पीपल्स पार्टी सब अपनी जगह रहें, लेकिन शहर पुरअमन रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, वसीम बादामी कितनी गलत बात करे, लेकिन वसीम बादामी को बिल्कुल हक है कि वो अपनी बात करे, और उसको 9-0 बुलाकर धमकियां नहीं देनी चाहिए। और वसीम को भी चाहिए, और वसीम को भी चाहिए स्कोर सेटल ना करे। वसीम मेरे प्यारे भाई को भी चाहिए स्कोर सेटल ना करे, लेकिन अच्छी बात करे। उस वक्त आप क्या, मैं गलत कह रहा हूँ, आप क्या ऐसा नहीं हुआ था सर। मैं फिर, लेकिन हम उस वक्त भी सुकून से सोए और इसी शहर में सोए, और आप भी सोते हैं, बस वो तो एक फैक्ट बताया। तो वैसे हजराए मजाक था वसीम। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, वो बात कहाँ से? सर देखें सर, अल्फाज में किसी को बुरा कहना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपसे किसी को डर नहीं है, आप लिखकर बोलकर चले जाएंगे। लेकिन जो लोग खड़े होते हैं ना जुल्म के खिलाफ, निज़ाम के खिलाफ खड़ा होना किसी लिए लिखना से बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिनके हाथों से इक़्तिदार जाएगा ना, वो मुझे नहीं मेरे ख़ानदान को भी मारेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, और हमने इसमें बहस नहीं करते। आपने बोला, आपको भी बड़ा सलाम करता हूँ, आपका बहुत सलाम है सर, नवाजिश बात नहीं है सर, बहुत नवाजिश है।
अच्छा नज़ीर लगारी साहब, अब चूंकि वो अगले मेहमान इंतजार कर रहे हैं, वो नाराज होंगे, बात कहाँ से कहाँ चलेगी, इसलिए अब आखिरी बता दें, हम डिटेल में अभी नहीं जाते। वो अजीम तारिक साहब वाले एपिसोड में जाए बगैर ये सादा सा सवाल करता हूँ, कराची की सियासत में आपको क्या लगता है वसीम नज़ीर लगारी साहब के अभी क्या होने जा रहा है, क्या गुल खिलने जा रहे हैं? और एक बात वसीम साहब ये बता दीजिए, जितना अल्ताफ हुसैन साहब का नेचर हम सबको पता है, वो तो मतलब कहाँ वो और बर्दाश्त कर सकेंगे? एमक्यूएम एक से ज्यादा हिस्सों में वाकई तकसीम हो गई है। पाकिस्तान जमीन पार्टी बहरहाल उसकी पूरी लीडरशिप वहाँ से निकली है और डॉक्टर फारूक सत्तार वहाँ निकले हैं। वो जो कहा जा रहा है कि अजीम तारिक के तौर पर निकले हैं, तो अजीम तारिक भी निकल ही गए थे, वो कोई अरेंज करके नहीं निकले थे, और जो कुछ भी हुआ था उन्होंने अलग होकर किया था। और वो अब फिर उसमें से आफाक अहमद और आमिर खान निकल गए थे, अब एक और धड़ा जो है वो निकल रहा है। तो ये सारी सूरत ये है कि ये बट गई है पार्टी। और पाकिस्तान जमीन पार्टी के बारे में ये नहीं कह सकते कि एमक्यूएम की ब्रांच है, वो ब्रांच के तौर पर नहीं निकले, वो अलग हो गए। सही, बिल्कुल। और जो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं वो एमक्यूएम की पूरी लेगेसी को ओन कर रहे हैं, माइनस अल्ताफ हुसैन। तो अल्ताफ हुसैन के अलावा एमक्यूएम और कुछ है नहीं अब तक। वो जो कुछ भी एमक्यूएम थी 22 अगस्त से पहले वो एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन एक ही चीज थे। और उसके बाद ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है कि अब अल्ताफ हुसैन और जो है वो एमक्यूएम अलग अलग कुछ चीजें हो गई हैं। इसी में नज़ीर लगारी साहब, इसी में मैं इसी पे मेरा आखिरी सवाल ये कि आप बताइए, वो लोग पीएसपी समेत वो सारे लोग जो ये इस नियत पे शक करते हैं, उनको हो सकता है उनकी राय सही हो गलत हो, लेकिन शक करने का पूरा इख्तियार इसलिए तो है ना कि जिस अंदाज की सियासत कराची में होती थी, जो एमक्यूएम की आला तरीन क़यादत का मिजाज था और है, मतलब कहाँ हमें पता है कि कल तक, मतलब अब मैं क्या कहूँ कि सांस ले नहीं सकते थे उनकी रजा के बगैर। अब कोई भी आदमी क्यों इस बात पर शक ना करे कि आज चूंकि दोनों को सूट करता है, फारूक साहब को ही पता है कि मैंने वो नहीं कहा जो आज कह रहा हूं, तो मैं तो मारा जाऊंगा, और अल्ताफ साहब को ही पता है कि इस वक्त तो मामला बहुत ही खराब है। कोई क्यों ये शक ना करे कि 3-4 महीने इस तरह मामला ये चला लें, थोड़ा बहुत लड़ते भी रहे, बैनर से भी लड़ जाए, लेकिन जब लगे कि माहौल साफ हो गया, जरा गर्द बैठ गई है, फिर दोबारा वही सारा सिलसिला शुरू हो जाए। फिर अल्ताफ साहब, ये शक ना करने की क्या वजह है? नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। अच्छा, पता है ये बात, वो जमाना और था। 96 तक 97 तक तो आपके पास मोबाइल फोन भी नहीं थे। हाँ। और ये जो आप व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास दुनिया भर की चीजें हैं, सोशल मीडिया है, ये सब कुछ नहीं था। अब जो चीजें कही जाती थी लोग साफ इनकार कर देते थे। अभी भी जो चीजें कही जाती हैं उससे इनकार कर दिया जाता है, लेकिन जो कुछ कहा जाता है वो अगले लम्हे में वहाँ मौजूद होता है, आपके सामने मौजूद होता है। लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं कि ये हुआ है, जो बातें की गई हैं, जो बातें कही गई हैं, जिनको इसके बाद कैसे गर्द बैठेगी, कैसे वो सारे का सारा चीजें खत्म हो जाएंगी, कैसे वो यू टर्न करेंगे, कैसे किस तरह से ये होगा। मेरे ख्याल में लोग मास इस चीज को देख रहे होंगे। ये बहुत मुश्किल यू टर्न होगा अगर वो जाकर रीयूनियन करते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है, पिछली बात खत्म हो गई, हम फिर बैठ रहे हैं और सारी सूरत फिर लौट गई है। मेरा ख्याल है कि ऐसा बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, पॉइंटिंग सर, थैंक यू वेरी मच। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आप वहाँ जलसे में भी थे और आपने जलसे से टाइम, आपका बहुत खुसूसी शुक्रगुजार हूँ सर। वसीम आफ्ताब साहब और नज़ीर लगारी साहब मौजूद है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, फैसल बावड़ा होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खुर्रम नवाज गंडापुर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक से। कल PTI का जलसा है, परसों पैट का जलसा हो गया, आगे क्या होगा बात करेंगे ब्रेक के बाद। PTI कल कराची के नश्तर पार्क में होगी। ताहिरुल कादरी साहब ने भी इमरान खान साहब के साथ एक जलसा किया। इमरान खान के साथ से मुराद यानी उसी दिन वो 2 जलसे हुए, रैली और जलसा। तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। फैसल बावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नीड्स इंट्रोडक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और काजी फैज साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के सीनियर रहनुमा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत नवाजिश। फैसल भाई, टू स्टार्ट विद, कल कराची में खान साहब ने अचानक ये ऐलान किया कि 6 सितंबर को आ रहे हैं कराची। ये 8 सितंबर की ज़िमनी की वजह से है या फिर अभी एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बन गया है इसलिए आ रहे हैं खान साहब, या पनामा के हवाले से जलसों का तसलसल है? वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले वसीम साहब मैं 1 सेकंड लूँगा आपका।
वसीम आफ्ताब हमारा दोस्त है, गुफ्तगू सुन रहा था मैं उनकी आपके साथ। मेरे ख्याल से जो मजाक था वसीम साहब का वो आपके ऊपर एप्लीकेबल या आपके चैनल के ऊपर एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने हर माहौल में, हर मौसम में और हर साल के हिस्से में मुश्किल से मुश्किल हालात में बड़ा बहादुरी के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ मुकाबला किया है, आपने भी और आपके चैनल ने भी। हमारा दोस्त है, आपने मासूमा नाज ने उनके मजाक को जवाब भी मजाक में दिया, मारा नहीं, बस लिटा दिया। लेकिन वसीम आफ्ताब साहब की रिफ्रेश करने के लिए मेमोरी, एक और बात मैं बताऊं कि 2 साल पहले दो साल पहले जब MQM के एक आवाज पे कराची बंद हो जाता था, जिस यजीद की उन्होंने बात की, उस यजीद प्लस गद्दार मुल्क तोड़ने वाले के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की, 9-0 जाके की। मैंने स्पीच को बैन कराने की बात शुरू की, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। लंदन में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुजाहरे किए, कामयाब। उसके बाद सबूत और शवाहिद पहुंचाए, जिसमें जो डिमांड्स थी उसमें बैन ऑफ स्पीच थी, रेड वारंट था, सील था 9-0 करना, और फिर तख्तेदार पे कोर्ट के थ्रू आगे बढ़ना था। तो मेरे ख्याल से मेजर चीजें तो हो गई हैं, सियासी मौत तो खत्म हो चुकी है MQM की, और मेरे ख्याल से ये डेड हॉर्स है, इस पे मैं तो अब सियासत करना नहीं चाहता, रादर इट्स अ डेड डोंकी फॉर मी। तो मैं तो इस पर सियासत करना नहीं चाहता। जहां तक आपने बात की खान साहब की, खान साहब आए बेसिकली तो इलेक्शन कैंपेन के लिए। उस दौरान में हमने एक मिनी जलसा भी कर दिया निश्तर पार्क, क्योंकि छोटा जगह नहीं है, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड के हमने आज तक जलसे किए हैं, उस मैग्नीट्यूड का जलसे का साइज हमारा एक्चुअली प्रेसिडेंट ये नहीं है। बट इसमें 2-3 चीजें थी। एक तो ये मतलब कल आप निश्तर पार्क को भर देंगे, क्योंकि तो छोटा सा मकाम है आप लोगों के लिए। देखिए जी, खान साहब की पॉपुलैरिटी और खान साहब की एक्सेप्टेबिलिटी जो पूरे पाकिस्तान में, उसमें तो कोई डाउट और डिबेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंतजामी ढांचे की वीकनेसेस की वजह से हमने इलेक्शन भी हारे हैं, और उसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और अभी भी एक टेस्ट इंतजामी ढांचे का होगा कि वो कितना स्मार्टली इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तो इससे खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नहीं आप गेज कर सकते। लेकिन फैसल भाई, जब जलसे कामयाब होते हैं तो आप उसको पॉपुलैरिटी का ही ग्राफ बताते हैं। सो देन इट शुड गो विदाउट सेइंग कि अगर जलसा नाकाम हो तो ये अनपॉपुलैरिटी का ग्राफ है। फिर ये तो देखिए ना, ये तो नहीं होता कि कामयाब हो तो इसका मतलब पॉपुलर है, नाकाम हो तो हम इंतजामी तौर पे कमजोर हैं। नहीं, देखिए बदामी साहब, मेरे लिए तो ये जलसा उस मैग्नीट्यूड का जलसा ही नहीं है। सो आई एम नॉट वरीड एंड पुश्ड अबाउट इट एट ऑल। यू आर नॉट इवन एक्साइटेड। मेरी बड़ी कल का जलसा नहीं, एक छोटा सी जगह है। यू आर नॉट इवन एक्साइटेड। यू आर नॉट इवन एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज ऑफ द रीजन बदामी साहब कि हमने इतने बड़े बड़े जलसे, इतने बड़े बड़े मार्के किए कि फॉर मी टू कंसिडर और डिस्कस और डिबेट ऑन अ प्लेस लाइक निश्तर पार्क, 50,000 का क्राउड की जगह के ऊपर मैं तो डिबेट भी नहीं करना चाहता। मे बी आप मुझे इसको ओवर कॉन्फिडेंट कह दें, लेकिन बिकॉज आई अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ माई चेयरमैन and my party and myself, so I'm pretty confident. तो मेरे ख्याल से this is not a relevant debate for me at the moment. ठीक है फैसल भाई, मैं आगे पैनामा पे बात करूंगा। काजी फैज साहब, बहुत नवाजी आपने वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से आपका जो मौक़िफ़ है, मुझे इस सीट पे बैठ के ओपिनियन नहीं देना चाहिए, उसूलन सिर्फ सवाल पूछना चाहिए, फिर भी मैं दे रहा हूँ कि मॉडल टाउन है ही नहीं। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है, इसको आवाज को ठीक करवाइए जरा प्लीज। क्विकली रिकनेक्ट कीजिए प्रोड्यूसर, लेकिन हमारा वक्त वैसे बहुत कम है। क्विकली जरा रिकनेक्ट। सलमान साहब आप हैं मेरे साथ? सलमान गनी साहब। जी वसीम साहब, मैं आपके साथ हूँ। सर बहुत नवाजी। सलमान भाई जरा बताएं, ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब के जलसे, रैलियां जब खत्म हुई होंगी, उसके बाद हुकूमत सुख की नींद सोई होगी कि चलो देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ, या सुख की नींदें उड़ गई होंगी कि अब ईद के बाद तो मामला सीधा रायवन तक आ गया है? देखिए वसीम साहब, मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा कि हुक्मरान सुख की नींद सोए होंगे या नहीं, कि हुक्मरान तो बहुत मुतमिन नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं बतौर जर्नलिस्ट मुझे हालात कोई नया रुख इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। कौन सा रुख? कि बात ये कि देखें, ये जो अब ईद उल ज़ुहा के बाद की बात की जा रही है, मेरे नजदीक टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जितनी तैयारियों से जलसे किए गए हैं, उन तैयारियों के बावजूद जितनी बड़ी तादाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग नहीं आए। कि कारकुन तो पूरे पंजाब से उन्होंने जमा कर लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल के अंदर जब एक फजा पाकिस्तान के इर्द गिर्द तारी की जा रही है, और आम मौक़िफ़ ये है कि हमारा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अदम
इंतकाम और इंतशार पैदा करना चाहता है, और इस तरह के शवाहद भी मौजूद हैं। देखें, ये सानिया कोयटा, उसके बाद मर्दान और पेशावर के वाकयात, और खास तौर पे मोदी साहब का चाइना जाकर वावेला करना इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, मेरा ख्याल है इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से वसीम, मैं समझता हूँ कि शायद हमें उसकी इतनी अहमियत का नहीं पता जितना मोदी साहब को पता है, इसीलिए वो इसे टारगेट किए हुए हैं। और इमरान खान, लेकिन देखिए, अब तो ये सवाल करने की बहुत रेलेवेंस बनती है। फिर मैं काजी साहब, आप सब मेरी आवाज आ रही है काजी साहब? जी, अब आवाज। सर, मैं बस ये मुख्तलिफ सवाल करके आपकी तरफ आ रहा हूं कि सलमान गनी साहब, चूंकि आपने सीपैक का तस्करा कर दिया, अब तो ये नैरेटिव ढके छुपे नहीं, बड़े दो टोक अल्फाज में अपना रहे हैं ताहिरुल कादरी साहब कि भाई ये तो सीधी सीधी यारियां हैं मोदी साहब की, नवाज शरीफ साहब की। एपीएस से शुरू करो और मर्दान तक आ जाओ, ये मोदी और नवाज शरीफ साहब का कनेक्शन है जो कि ये इस तरह के वाकयात करवाता है। देखिए वसीम, मेरे से अगर आप पूछे तो मैंने फेसबुक पे जो डॉक्टर साहब के रिमार्क्स सुने हैं मोदी साहब का, जिस तरह वो शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिस तरह उनके बारी जाते नजर आ रहे थे, कि नवाज शरीफ के मुंह से मैंने इतनी तारीफ कभी नहीं सुनी। और अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर की वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ मशकूक है तो ये पाकिस्तान के अवाम के शऊर की तौहीन है। सही। अच्छा, ये पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात और बता दीजिए। ये ठीक है, आपने पॉइंट दे दिया, लेकिन क्या वजह है? मैं भी कोई, क्योंकि मुल्क दुश्मनी का इल्जाम कोई बहुत ही बड़ा इल्जाम होता है तो मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहता, हर कोई अपनी अपनी राय रख सकता है। लेकिन अल्ताफ साहब का तो मामला अलग हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि लेकिन क्या वजह है कि कुलभूषण का मामला हो या मोदी खुद बैठ के कहते कि बलोचिस्तान के लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, या वो G20 में, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, जो उन्होंने बकवास फरमानी फरमा दें, नवाज शरीफ साहब, परवेज रशीद साहब, इमरान साहब कुछ कहते हैं, एक घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोदी कहता रहता है, कोई जवाब ही नहीं देता। क्यों जवाब नहीं देता कोई? देखिए, मैं आपको वसीम, अगर आप बहुत ज्यादा सियासी मामलात को भी जानते हैं और सफारती रुझानात को भी जानते हैं, क्या कोई किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब नवाज शरीफ का नाम लेके उन्हें टारगेट करते नजर आए हैं? और नवाज शरीफ उस मुल्क को टारगेट कर रहा है जिस मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं, और कह रहे हैं कि उस मुल्क में हम 60 लाशें उठाते हैं, अगले दिन मोदी कहता है कि वहां के लोग मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो वजीर आजम अपने भारतीय मनसब का, मैं ये नहीं कह रहा गाली निकाले, लेकिन जवाब तो दे उसको, क्यों नहीं देते? जायम किसी से ढके छुपे नहीं है। मैंने इसीलिए कहा ना कि वो प्राइम मिनिस्टर वहां पर इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से ववेला करता नजर आ रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अपना अज़ाइम जाहिर करें ना। मैं नहीं कह रहा कि वो कुलभूषण के दोस्त हैं, मैं नहीं कह रहा मोदी के यार हैं, लेकिन जवाब तो दें, क्यों नहीं देते जवाब? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल उन्हें जवाब देना चाहिए, और क्यों नहीं देते आपके ख्याल में? और मैं ये समझता हूं कि आपको उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और कितना खूबसूरत जवाब दिया जाए चीनी प्रेसिडेंट ने, जब उन्होंने तशवीश जाहिर की तो उन्होंने कहा कि आप अपने मामला बैठकर तय करें। और मेरे लिए तो ये बात बहुत काफी है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से उठकर जब वो मुजफ्फराबाद के महाज पे जाते हैं तो ये नारा तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने लगाया ना कि आजादी है मकबूजा कश्मीर, और ये दिल्ली के लिए एक मैसेज था। और आज वही प्राइम मिनिस्टर आप सर, मोदी ने तो लगी लिपटी रखे बगैर बात कर दी ना, तो हम भी क्लियर मैसेज। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जज्बात के ऊपर नहीं कह रहा कि वो कहें कि मोदी, मैं ये नहीं कह रहा गालियां निकालें, जवाब तो दे, डिप्लोमेटिकली जवाब दे। बात ये कि ये जो चीज है, वो जो लगी लिपटी बगैर बात कर ली, ये बुखलाहट जब तारी होती है तो इस तरह के रिमार्क्स आते हैं। मोदी साहब एजेंडे पे बस इक़्तिदार आए थे, वहाँ हालत देखें क्या है। ठीक सर, मैं इसी में जरा काजी फैज साहब बड़े तहम्मुल से सुन रहे हैं, बल्कि मैं माजरत खा भी हूं कि जब उनसे बात करने गया तो आवाज नहीं आ रही थी, बड़े तहम्मुल से सुन रहे हैं। काजी साहब, ये सब बातें ठीक है, मैंने खुद ये सवाल उठाया कि भाई क्यों बात नहीं करते, लेकिन इन बातों की बुनियाद पर ये अखज़ करके नतीजा सुना देना एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि भाई ये तो एजेंट हैं, और ये स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगा देना कि वो जो एजेंट पकड़ा गया था वो शहबाज शरीफ साहब की फैक्ट्री के टेलीफोन कॉल के जरिए, तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मुझे यकीन है कि वो टेलीफोन कॉल खुद सुनी होगी ताहिरुल कादरी साहब ने, तभी जलसे में बात की है। मैं ठीक हुस्ने जन रख रहा हूं ना लामा साहब के बारे में, काजी फैज साहब? देखिए बादामी साहब, बात यह है कि मौजूदा जो हुक्मरानों की मुल्क दुश्मनी जिस तरह आया हो चुकी है, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जो बात की है, वो जब वज़ीर आज़म खुद उसका इनकार कर देंगे तो फिर मज़ीद सबूत डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कौम के सामने ले आएंगे। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं कि 2012 में जब डॉक्टर ताहिरुल, और अगर वो इनकार नहीं करेंगे तो आप उनकी मुल्क दुश्मनी के बारे में कोई रास्त तश्त अज़बाम नहीं करेंगे, बेशक कुछ नुकसान हो जाए। देखें, बात यह है, मुझे बात मुकम्मल होने दें कि उस वक्त डॉक्टर साहब ने 2012 के एंड पे जब मीनारे पाकिस्तान पे जलसा किया तो उनका जो नारा था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो उस वक्त बहुत तूफान उठा, लेकिन आज वाक़यातन रियासत ख़तरे में है। मुआहिदा इमरानी तो
टूट चुका। आइन के जो पहले 40 आर्टिकल हैं उस पर तो कोई अमल दरामद नहीं हुआ, उससे मुआहदा इमरानी टूटा। आज ये मौजूदा हुक्मरान रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। जिस तरह अभी आपने फुटेज चलाई जिसमें मोदी साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने गुलाबी कलर का सर पे पगड़ी बांधी हुई थी और यही गुलाबी कलर की पगड़ियां गालबन जब नवाज शरीफ साहब का जाती फंक्शन था तो मोदी साहब गिफ्ट लेकर आए और वो इन्होंने पहनी। जब दो मुमालिक के दरमियान इतनी टेंशन हो और दोनों मुमालिक के वजीर आजम इतने यार हों तो भारत जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है मौजूदा वजीर आजम पर इनकी हुकूमत को लाने पे। और इस वक्त अगेन ये जब आप ये बातें करते हैं तो बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे होते सिचुएशन को। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे लिए अफसोस की बात है कि नवाज शरीफ साहब क्यों बात नहीं करते आपको, लेकिन इसको यूं कह देना कि देखो पगड़ियां दी थी, देखो साड़ियां दी थी, एजेंट है, गद्दार है, मतलब ये भी तो एक एक्सट्रीम नहीं है। दूसरी काजी फैज साहब नहीं, एक्सट्रीम नहीं है। बादामी साहब आपको एक कॉलेज लाइफ का पढ़ा हुआ शेर सुनाता हूं कि खामोशी जुर्म का इकरार बनने वाली थी, जवाब देना पड़ा सवाल ऐसा था। आज 48 घंटे गुजर गए हैं, डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने जो कहा उसके जवाब में वजीर आजम ने एक जुमला नहीं बोला और इससे पहले जो मोदी साहब ने बात की बलूचिस्तान के हवाले से एक जुमला नहीं बोला। और अभी मेरे भाई सलमान गनी साहब ने जो बात की, डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने जब दौरा किया उस वक्त तहरीक मिनाजुल कुरान इंडिया की दावत पर वो गए थे और रियासत के जो 8 रियासतें थी, सिर्फ मोदी साहब की रियासत ने नहीं, 8 रियासतों ने उनको प्रोटोकॉल इसलिए दिया, सिक्योरिटी इसलिए दी कि उन पर बॉम्बे में हमला हो गया था, लेकिन उन पर डायरेक्ट फायरिंग हुई थी, लेकिन नाम लेकर शुक्रगुजार थे ना मोदी के। तो उस पे अब इस बिना पर कोई कहे कि वो तो शुक्रगुजार, तो मैं कहूंगा बहुत लघु बात है, बेबुनियाद बात है। जाहिर है वहां गए थे तो उन्होंने गाली तो नहीं निकालनी थी उन्होंने। तो मैं इसी तरह तो ये तो पगड़ियां एक्सचेंज करने में कहना कि एजेंट है। अच्छा चलें मेरी बात सुने, जो शुगर मिलों के अंदर जो एजेंट निकल रहे हैं जिनका कलभूषण के साथ राब्ता था, जो बातें सारी उन्होंने रिकॉर्ड कह दी, अगर इन्होंने इनके दामन पे कोई ऐसा दाग नहीं है तो वो उसका इनकार कर दें। प्राइम मिनिस्टर मैं ब्रेक पे जाता हूं, दोनों से लेता हूं। सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। और मैं आपसे ये सवाल छोड़ के जाता हूं कि इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि जब कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी हुई, 2 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका, आसिम बाजवा साहब पाक फौज के तर्जुमान बैठे थे और हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान परवेज रशीद साहब बैठे थे। मुझे फिर अफसोस है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि परवेज रशीद साहब ने क्यों वोकली बात नहीं की, करनी चाहिए थी। जब इमरान खान साहब के खिलाफ इतना वोकली बात करते हैं, जब कादरी साहब पे इतनी लान तान करते हैं, तो कुलभूषण पर उससे ज्यादा करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों नहीं की, अफसोस की बात है, मजम्मत की बात है। लेकिन क्या आप मुझे ये कह रहे हैं काजी फैज साहब कि उनके पहलू में बैठे पाक फौज के तर्जुमान को इल्म ही नहीं था कि ये जिस हुकूमत का तर्जुमान मेरे साथ यहाँ बैठा हुआ है, इसी के वजीर आला की टेलीफोन कॉल से तो पकड़ा गया था कुलभूषण, और वो कुछ नहीं कह रहे थे? क्या आप ये कह रहे हैं? मैं एक ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूं, फैसल वाडा साहब से भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा। जनाब खुश आमदीद कहते हैं। सर वक्त कम है इसलिए मैं सवाल दोहराता नहीं, काजी फैज साहब स्ट्रेट आपकी तरफ आ रहा हूं, जो मैंने ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा। जी बादामी साहब, बात यह है कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो उसका मैं जवाब यूं दूंगा कि बाजवा साहब का इल्म और जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो, मैं सुन रहा हूँ आपको। मैंने कहा बाजवा साहब का इल्म और बेखबरी आप उन्हीं से पूछें। मुझे तो ये पता है कि रियासत पाकिस्तान इस वक्त दुहाई दे रही है कि मुझ पर मुल्क दुश्मन हुक्मरान मुसल्लत हैं और दुश्मन के यार मुसल्लत हैं, मुझे इनसे निजात दिलाई जाए। और रियासत पाकिस्तान अदारों की तरफ दुहाई देख रही है कि मुझे इन जालिमों से निजात दिलाएं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिशें की है और आवाम को जहन्नुम में धकेला हुआ है। मुझे बात सुने, आज के दिन तक वजीर आजम के लब क्यों सिले हुए हैं? मुझे बताएं कि आवाम का कातिल कौन है, 14 लोगों का कातिल कौन है, 90 लोगों के जिस्मों में गोलियां किसने मारी हैं? क्या बताऊं, मैं खुद यही दुआई दे रहा हूं कि भाई ना मॉडल टाउन होता है तो बाकिर नजफी साहब का अल्लाह अल्लाह करके कमीशन रिपोर्ट बनती है तो वो सामने नहीं आती है। अब मैं इस पर बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट इसलिए शाया नहीं ना हो रही कि उसमें जो लिखा है उसके डांडे इन्हीं से मिलते हैं। वो दुहाई देकर कह रही है कि ये कातिल मुल्क के हुक्मरान हैं। वसीम बादामी साहब सर मैं अच्छा ये पॉइंट आ गया, वाइंड अप कर रहे हैं इसको। फैसल वाडा साहब, आपकी लीडर ने भी ऐलान किया है, तो मतलब क्या ईद के बाद कोई फाइनल राउंड करने जा रहे हैं आप लोग?
देखिए जी, हम तो इत्तेसाब के लिए अल्लाह मियाँ के अलावा हमें कोई रोक नहीं सकता। पनामा जैसी करप्शन के ऊपर हम बड़े क्लियर हैं, कैटेगोरिक हैं। गोलियां चलाएं, बदनामी करें, मड स्लिंगिंग करें या इमरान खान साहब को नायल की तैयारी करें, किसी किस्म की भी चीज कोशिश कर ले, हम पनामा से हटने वाले नहीं, सिवाय अल्लाह मियाँ के हमें कोई रोकने वाला नहीं। इस बार दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी खबर के मुताबिक जी बिल्कुल अनाउंसमेंट हो रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। वो समझ रहे हैं इस प्रेशर में हम डर जाएंगे। ऐसी 100 इंक्वायरियां करें, 100 नाअहलियां करें, 100 दफा सीट ले लें, पनामा पे नहीं छोड़ेंगे हम। और ईद के बाद रायगंज जाएंगे? ईद से पहले भी कुछ होगा, ईद के बाद भी होगा, चलता रहेगा सर। ये अब उनको मुकाम पे लाके छोड़ेंगे, फिक्र मत करें। ईद से पहले जी। और काजी साहब आपका भी रुख रायगंज की तरफ है ईद के बाद? एक ऐड करना चाह रहा हूं। जी जी। ईद इंशाल्लाह हम देखें, हम अपनी जो दूसरी पार्टियां हैं उनसे भी मुशावरत करेंगे और पार्टी की जनरल काउंसिल का इजलास भी बुलाएंगे। और आखिर में आपको एक और जुमला बोलता चलूं कि 48 घंटे की प्राइम मिनिस्टर की खामोशी और हुकूमत की खामोशी ये दुहाई दे रही है कि उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है और मुल्क दुश्मन होना कबूल कर लिया है। उन्होंने ये मुल्क के दुश्मन है, उनकी खामोशी इस बात का इकरार है। इल्जाम लगा और मैं 48 घंटों में जवाब ना दूं तो वो इल्जाम साबित तो नहीं हो जाएगा ना? साबित आपने करना है क्या मुझ पर? चले और टाइम दे देते हैं। ये इनकी जुबान से कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि ये मुजरम है। डॉक्टर तारुल कादरी इनको बहुत ज्यादा जानते हैं और ये डॉक्टर तारुल कादरी को बहुत जानते हैं। ठीक है फैसल भाई, आखिर बता दें क्या ये फिर इलेक्शन इसी साल करवा रहे हैं या फिर कब है? देखिए बदामी साहब, हम तो बेसिकली इंसाफ मांगने निकले। टीओआरएस पे नहीं हुआ, सड़क पे फैसला होगा। जो भी फैसला होगा इस बार फैसला जरूर होगा। टीओआरएस को एक साइड पे लगा के छोड़ेंगे, होगा फैसला? नहीं छोड़ेंगे। फैसला कब हो जाएगा सर? परेशान क्यों रहे आप? एंजॉय करें ना, इतने सारे आपके शोज चलते हैं, ट्रांसमिशन चलती है, हम भी एंजॉय करते हैं, कौम भी खुश है। कोई काम भी हो रहा है इस मुल्क के अंदर, सिवाय करप्शन के कोई काम तो पहले था नहीं। तो अभी और हमारे स्टूडियो में रौनक मेला लगा रहेगा, ट्रांसमिशन करने हम नहीं और अभी बहुत लगा रहेगा सर, फिक्र मत करें। आप नहीं देख रहे थलथली नवाज का हुकूमत में जो पड़ी हुई है कि वो कभी बैनर लगवा रही है, कभी नशरियात नहीं करनी पड़ेगी ना हमें? कुछ कह रही जी बॉस? 2018 तक तो नशरियात नहीं करनी पड़ेंगी ना, उससे पहले कुछ होगा? पूछ रहा हूं मैं सर। देखिए मियां साहब का बड़ा अच्छा ऑप्शन है, कल ही वो स्टेप डाउन कर जाए, एहतसाब के लिए पेश कर लें, दूध के धुले में। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत नवाजिश। ये मैंने अपनी कोई ख्वाहिश नहीं बताई, सवाल पूछा। बहुत शुक्रिया काजी फैज साहब, वसीम आफ्ताब साहब और नजीब लगारी साहब। जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।